हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ यानी कि जो PGT का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हें इधर देख रहे हैं इन वीडियोस में। ये सेकेंड वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं DP मुखर्जी, DN मजूमदार, RK मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। तो बताइए यहाँ पर ट्राई करिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है, इनमें से किस समाजशास्त्री का? DP मुखर्जी, DN मजूमदार, RK मुखर्जी, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RK मुखर्जी यानी कि राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इनकी, यहाँ पर इन्होंने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान किसने कहा है? तो राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। और उस समय उनका ये मानना था कि कोई एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिसमें सभी तरीके के क्या हो, विज्ञान शामिल हों, उन सभी विज्ञानों का क्या हो, उसमें उस विज्ञान में समावेश हो। तो ऐसा उन्हें समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, ये एक महाविज्ञान है और इनका मूल्यों पर अध्ययन रहा है। ठीक है, वैल्यूज़ पर इन्होंने स्टडी की है और वैल्यूज़ से रिलेटेड इनके 2 बुक्स हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। पहली जो बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ है, ये पहली बुक हो जाएगी। एंड जो सेकंड बुक है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, ये 2 इनकी बुक हो जाती है। अब मूल्यों की बात आती है वैल्यूज़ की, तो मूल्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब व्यक्ति है समाज में तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी आवश्यकताएं होंगी, नीड्स होंगी। अब जब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो डेली अपने जो डेली रूटीन है या हम जैसे कहते हैं दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें व्यक्तियों से, अन्य व्यक्तियों से अंतरक्रिया करता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इन अंतरक्रियाओं से जब वो करता है तो उसी अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, वैल्यूज़ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसका विकास होता है। अब समाज है, अगर हम समाज की बात करें, हम यूँ देखें कि समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे आगे भी, तो इसके लिए क्या करते हैं, नियम कानूनों के रूप में हम कुछ मानदंडों का निर्माण करते हैं। ठीक, और ये जो नियम कानून मानदंड होते हैं, ये जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, यही आगे जा कर के क्या ले लेते हैं, मूल्यों का रूप ले लेते हैं, या इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। और ये जो वैल्यू होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा मान्य होते हैं, स्वीकार्य होते हैं। और व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों का आंतरिकरण या अपने में शामिल किस तरीके से करता है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है जिसे हम समाजीकरण कहते हैं, उसके द्वारा ही ये अपने में इसे मूल्यों को आंतरिकृत या आत्मसात करता है, अपने में शामिल करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी 2 बुक्स जो कि वैल्यूज़ के ऊपर थी, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बुक का नाम है अ सिटी इन ट्रांजिशन। ठीक है, अ सिटी इन ट्रांजिशन, ये एक बुक है। इसके अलावा एक सेकंड बुक भी है इंडियन वर्किंग क्लास। ठीक है, इंडियन वर्किंग क्लास, ये याद रखिएगा। और एक लास्ट आती है द सिम्बॉलिक लाइफ ऑफ मैन, द सिम्बॉलिक लाइफ ऑफ मैन। तो ये किसकी हो जाएंगी सारी बुक्स? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। ऑप्शंस हैं एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना,
शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति या सत्ता की बात करें तो मैक्स वेबर ने जैसे कि बताया था, ठीक है, उन्होंने बात की हुई है, शक्ति और सत्ता की बात वेबर ने भी की हुई है। और जो वेबर हैं वे पावर शब्द का प्रयोग, शक्ति शब्द का प्रयोग सामाजिक संरचना को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, और इन्होंने सत्ता और शक्ति को एक ही बताया है और 3 तरह की सत्ता या शक्ति की बात करते हैं। पहली जो है परंपरागत शक्ति या परंपरागत सत्ता, दूसरी है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता, एंड लास्ट में 3rd नंबर पर वैधानिक या तार्किक सत्ता या शक्ति की बात करते हैं। अभी हम लोग जब डिटेलिंग में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तब वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेलिंग में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। तो क्या हो जाएगा, 3rd क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, किस बुक में इन्होंने बात की है, बुक का नाम द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी बुक का नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या फिर समाज का विज्ञान। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया गया था समाजशास्त्र का यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है, क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज का विज्ञान हो जाएगा। सोशियोलॉजी यानी कि अगर हम समाजशास्त्र शब्द की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति या जो उद्भव है वो लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द जो सोशियस है उससे हुई है। ठीक है, लैटिन शब्द जो कि सोशियस है जिसका अर्थ होता है समाज, और जो सेकंड वर्ड है लोगस। ठीक है, लोगस जो कि एक यूनानी या ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन या विज्ञान। तो इस तरीके से समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस तरीके से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान है या समाज का अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, सोरोकिन है, मैक्स वेबर है, मैकेवर है, एलेक्स एंकल्स है। तो समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब वेबर ने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की भी अवधारणा दी हुई थी। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की भी अवधारणा दी हुई थी और इसमें क्या होता है कि जैसे हम प्राकृतिक विज्ञान में देखने को मिलता है किसी घटना का अध्ययन हम करते हैं, ठीक वैसे ही प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाजशास्त्र में भी हम किसी घटना को कार्य कारण संबंधों की दृष्टि से या कार्य कारण के आधार से उसे हम अध्ययन करते हैं किसी भी घटना का। और जैसा कि वेबर का ये कहना भी था, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति जब कोई सामाजिक क्रिया करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्रिया की बात नहीं हो रही है, केवल सामाजिक क्रिया की बात हो रही है। तो व्यक्ति जब कोई सामाजिक क्रिया करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है कि आप लोगों को जॉब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति, इन्होंने क्या कहा था, वेबर का कहना था कि सामाजिक जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो उसी कारणों को का अध्ययन करना है, ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का काम होता है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है इसकी अगर हम बात करें व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के उद्देश्य की, तो कारण का देखना है। शोधकर्ता जो होता है उसका उद्देश्य यह होता है, ये जानना होता है कि व्यक्ति जो भी सामाजिक क्रिया कर रहा है उसके पीछे कौन से कारण है, उसकी वो व्याख्या करे, उसका वो अध्ययन करे। ठीक है, और इसके लिए वे 2 पद्धतियों की बात करते हैं, एक तो वेस्टर्न है और दूसरी जो है वो आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप की बात वे करते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है साविवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है वो क्या कहलाता है, साविवी सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब स्पेंसर का नाम आता है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, जिसे उद्विकासवादी या सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, और इन्होंने क्या कहा था कि जिस तरीके से जीव का उद्विकास होता है ठीक उसी तरीके से भी समाज का क्या होता है, विकास होता है। और इन्होंने, ठीक है, स्पेंसर ने जो सामाजिक संरचना है जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी तुलना मानव शरीर से की थी, और वे कहते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मानव शरीर के अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, ठीक है, किडनी, ये सभी जितने भी अंग होते हैं ये अलग अलग होते हैं और इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। ये सभी एक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से और अपने कार्यों को करते हैं। और ये जो हमारा जो शरीर है, जो व्यवस्था है, उसके रूप में ये इनके बीच में जो काम करते हैं, फंक्शंस होते हैं पारस्परिक, इनमें क्या होती है, निर्भरता देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर चूँकि निर्भरता देखने को मिलती है और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, उसका निर्माण करते हैं। तो स्पेंसर का ये कहना था कि इसी तरीके से भी समाज में भी कई इकाइयाँ देखने को मिलती है, परिवार, विवाह, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी और भी जो इकाइयाँ हैं, इन सभी को इकाइयाँ बताते हैं और ये सभी एकीकृत होती हैं और सामाजिक संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वह कौन है? ऑप्शंस हैं टी.बी. बोटोमो, W.C. रांचीमैन, H. स्पेंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। रांचीमैन होगा, ठीक है। टी.बी. बोटोमो, W.C. रांचीमैन, H. स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कौन है? इंग्लैंड के हैं समाजशास्त्री। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? अब फील्ड वर्क से पूछा जाता है तो आपको प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे एक वीडियो मिलेगी फील्ड वर्क के नाम से, क्षेत्रीय अध्ययन से। तो समाजशास्त्री ने कहाँ पर क्षेत्रीय अध्ययन किया है, किस गांव में किया है, किस जनजाति में किया है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो वहाँ पर दो या तीन वीडियोज़ मिलेंगी, उसमें कंप्लीट कराया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर रामपुरा गाँव पर इनमें से किसका अध्ययन रहा है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं, मजूमदार है, M.N. श्रीनिवास है, B.R. चौहान है, S.C. दुबे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है। M.N. श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर के रामपुरा गांव में एक ओकालिंगा जाति पाई जाती है, ठीक है। जाति का नाम क्या है? ओकालिंगा जाति है। इसका अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट का नाम है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति जिसे हम लोग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या डोमिनेंट कास्ट का, इसको अगर आपको डिटेलिंग में जानना है, चूँकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है,
प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। वहाँ पर 2 वीडियोज़ हैं। इनके जो 2 कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे भी तो आपने जितने क्वेश्चंस देखे होंगे PYQ के, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट का हो, ठीक है, PGT GIC कोई भी हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की ये 2 कॉन्सेप्ट, एक तो संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, और दूसरा डोमिनेंट कास्ट, जिसे हम प्रभुत्व जाति कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कराए गए हैं। एंड इससे रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा इन वीडियोज़ को, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? न्यू फंक्शनलिज्म। अब इसके समर्थक कौन है ये पूछा जा रहा है। जे अलेक्जेंडर, टी पार्सन्स, R.K. मर्टर, M.J. लेवी। जे अलेक्जेंडर, टी पार्सन्स, R.K. मर्टन, M.J. लेवी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9th क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अलेक्जेंडर हैं इनके समर्थक। अब अगर हम नव प्रकारवाद की बात हो रही है, तो इससे पहले हम प्रकारवाद के बारे में कुछ जान लें, तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि नव प्रकारवाद की बात क्यों की गई आखिर। तो अगर हम प्रकारवाद की बात करते हैं, तो प्रकारवाद में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसको संशोधित किया गया, जिसमें संशोधन किया गया और नव प्रकारवाद का सिद्धांत दिया गया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, सवाल ये सामने आता है कि प्रकारवाद में आखिर संशोधन क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत महसूस हुई प्रकारवाद में संशोधन की। तो अलेक्जेंडर का ये मानना था कि उस समय के जो प्रकारवादी थे, जितने भी, पार्सन्स ले लें हम, मर्टन ले लें हम, मेलानोव्स्की ले लें, जिन्होंने प्रकारवाद की बात की, तो उनका मानना था कि जो ये प्रकारवाद सिद्धांत है, इसमें इस सिद्धांत ने जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी चेंज देखने को मिलता है, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जो या विरोधाभास जो पाए जाते हैं, या समाज में जो संघर्ष पाए जाते हैं, इसकी क्या की है, बात नहीं की है, इसकी उपेक्षा की है। इन सभी की बात प्रकारवाद ने की ही नहीं है, ठीक है, इनको अनदेखा कर दिया है। और ये हमेशा जो प्रकारवाद है वो हमेशा क्या करता है, जो सोसाइटी के में जो भी परिवर्तन करने वाले जो कारक थे, या समाज में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने वाले जो कारक थे, उनकी क्या की है, एक तरीके से अवहेलना की है, या हम कहें अनदेखा की है, उसको अवॉइड कर दिया, उसकी बात ही नहीं की है, ठीक है। ये हमेशा संतुलन की बात करता था। और इस तरीके से उन्होंने क्या कहा, अलेक्जेंडर ने, कि ये जो प्रकारवाद है वो क्या है, रूढ़िवादी है, ठीक है। तो ये उन्हें कुछ कमियां दिखी, और इसको ही दूर करने के लिए, इसको संशोधन करते हुए, प्रकारवाद में कुछ संशोधन करते हुए, इन्होंने नव प्रकारवाद का सिद्धांत दिया हुआ था, और अलेक्जेंडर उसके क्या थे, जनक थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर ने जो प्रकारवाद में कमियां थी, खामियां थी, उनको दूर किया था, और फिर नव प्रकारवाद में उन सभी बातों को ध्यान में रखा था, उन सभी बातों को उनमें शामिल किया था, जिसकी उपेक्षा प्रकारवाद में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है। ऑप्शंस हैं, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, या फिर उपयुक्त सभी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि ये पहले जो प्रैक्टिस सेट था PGT का, उसमें कराया जा चुका है। तो वहाँ पर चूँकि जब कराया जा रहा था, तो आप लोगों के साथ में ये भी बताया जा रहा था कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं PGT के, ठीक है। तो ये पुराने वाले क्वेश्चंस हैं, सब दोनों में, मतलब कि ये पूछा गया है, PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही कराया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसमें ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी है, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, या वस्तु के बदले वस्तु। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। आगे देखते हैं, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की। जो ऑप्शंस हैं, जिमरमैन,
चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेट। अब आणविक जो परिवार है और जो गृहस्थ परिवार है, इसकी बात किसने की थी बताइए। ये कराया है, प्रैक्टिस सेट में कराया है। एंड जब आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा फैमिली, ठीक है, ये नहीं कराया गया है, एक वीडियो पुरानी मिल जाएगी आपको। तो परिवार और विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित है, उनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। और पीजीटी का फोल्डर एक बनाया गया है, पीजीटी 2022-23 के नाम से। तो उसमें सभी वीडियोस जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस में जो है, उन सभी वीडियोस को उसके अंतर्गत रखा गया है उस फोल्डर में। तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसमें जो फैक्ट्स है फैमिली से रिलेटेड वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हालांकि जब अभी ये टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे तो उसमें आप लोगों को काफ़ी डिटेलिंग में बताया जाएगा। एंड ये पहले प्रैक्टिस सेट में बताया भी गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिमरमैन होगा, ठीक है, क्या होगा, जिमरमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जिमरमैन परिवार के 3 प्रकार बताते हैं, ठीक है, कितने बताते हैं, 3 बताते हैं। एक आणविक हो गया, एक गृहस्थ हो गया, और इसके अलावा इन्होंने न्यासधारी परिवार की भी बात की, ठीक है, न्यासधारी परिवार, गृहस्थ परिवार और आणविक परिवार, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। एंड ये सभी परिवार क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, जब हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है लेविरेट विवाह है, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। लेविरेट विवाह, विवाह की जगह प्रथा भी हो सकती है, ठीक है, या देवर विवाह या ज्येष्ठ विवाह भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। जो विधवा होती है, ठीक है, स्त्री है, पत्नी है, जब उसके पति की डेथ हो जाती है तो वो स्त्री क्या होगी, विधवा होगी, ठीक है। अब विधवा का, ठीक है, अपने मृत पति के भाई के साथ विवाह जब होता है तो वो लेविरेट प्रथा कहलाती है। अब जो मृत पति का भाई है, अगर ये भाई बड़ा है, उसके साथ विवाह हो रहा है उस विधवा का, तो ये विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर भाई छोटा है तो ये विवाह देवर विवाह कहलाएगा, ठीक है। और एक बात ये याद रखिएगा, ये पितृवंशीय समाजों में ये प्रथा, लेविरेट प्रथा देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से, अनुप्राणवाद से, नृजाति केंद्रितावाद से या फिर अध्यात्मवाद से। तो मैक्स मूलर किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद से। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया हुआ था, और इन्होंने क्या कहा था कि जो धर्म की उत्पत्ति है उसका कारण क्या है, वो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। जो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर था उसमें उस व्यक्ति ने कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं, विपदाएं थी उसका सामना किया था, और चूंकि उस समय व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव था, ज्ञान के अभाव के कारण जो भी घटनाएं घटित होती थी उन सभी घटनाओं के पीछे वो ईश्वर की कृपा मानता था, या सभी घटनाओं की जो देन है वो ईश्वर है, ऐसा उसका मानना था। सभी ईश्वर की देन है, और इससे इन सभी समस्याएं, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, जो घटनाएं घटित होती थी, उनको दूर, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनकी मुक्ति से, उन सभी से मुक्ति के लिए, प्राकृतिक विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करने लगा, ईश्वर की पूजा करने लगा। और इस तरीके से क्या कहते हैं, मैक्स मूलर कि धर्म का विकास हुआ, ठीक है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, धार्मिक उत्पत्ति के, धर्म की उत्पत्ति किस तरीके से हुई उससे संबंधित इनका जो सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था। अब पूछा जा रहा है धर्म का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा था। टाइलर किसे धर्म का पुराना स्वरूप मानते हैं, प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या फिर एकेश्वरवाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवित सत्तावाद हो जाएगा, ठीक है, जीवित सत्तावाद हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब टाइलर धर्म की उत्पत्ति का कारण
जो आत्मा होती है, ठीक है, उस पर व्यक्तियों का, मनुष्यों का विश्वास मानते हैं, ठीक है, और उसके आत्मा के प्रति भय के कारण, ठीक है, आत्मा पर विश्वास और उसके प्रति जो भय है उसके कारण धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा टाइलर का मानना था, ठीक है। टाइलर ये कहते हैं कि व्यक्ति का ये विश्वास था, ये या मानना था व्यक्ति का कि जो व्यक्ति की आत्मा है, ठीक है, व्यक्ति मर गया है, उसकी व्यक्ति की जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, ठीक है, मृत्यु के बाद भी उसका, उस आत्मा का अस्तित्व रहता है, ठीक है। वो चूँकि मनुष्य जो है वो उसको जाकर आगे जो आत्मा है, अजर है, अमर है, उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति को क्या करती है, वो आत्मा प्रभावित करती है, और आत्मा पर विश्वास के कारण, क्यों व्यक्ति का विश्वास रहा है आत्मा पर, इसके भी दो कारण मानते हैं टाइलर। एक तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और फिर मृत्यु के बाद व्यक्ति जो मृत आत्मा है वो जो अन्य सदस्य हैं उनसे संबंधित, जिनसे उनका रिश्ता है, उनके सपनों में आती है। तो इस तरीके से उनका आत्मा पर विश्वास था। तो इसको ही ये टाइलर क्या कहते हैं, धर्म की उत्पत्ति का ये कारण मानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। सूखा श्राद्ध और हरा श्राद्ध, इससे भी रिलेटेड इन्होंने बातें कही हैं। जब धर्म का सिद्धांत दे रहे थे तो उसमें इन सभी बातों को भी बातें शामिल की थी, और ये सूखा श्राद्ध या हरा श्राद्ध इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी किस एग्ज़ाम में पूछा है ये नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, धर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप लोगों को डिटेलिंग में बताया जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। ऑप्शंस है वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की जो प्रकृति है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15th का राइट आंसर वैयक्तिक संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट कूले का था, ठीक है, कूले का था ये कॉन्सेप्ट। किस बुक में उन्होंने दी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष और सहयोग संबंध पाए जाते हैं, उनको इन्होंने प्राथमिक समूह कहा। और उदाहरण क्या बताते हैं प्राथमिक समूह के, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसका रहा है इनमें से, मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्स, लेवी स्ट्रॉस ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीटर ब्लाउ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनका सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। अब कौन सी है, टोटल 5 विशेषताएं बताते हैं सामाजिक विनिमय सिद्धांत की अपने। तो पहली जो इन्होंने बताई है सामाजिक एकीकरण की बताई है, दूसरी विश्वास है, तीसरी विभेदीकरण है, चौथी सामूहिक मूल्य है, और लास्ट में शक्ति की बात की है। और जो शक्ति है वो जो पीटर ब्लाउ है, ठीक है, उनका जो सिद्धांत रहा है उसका आधार बिंदु रही है, या जो मुख्य बिंदु है या केंद्रीय बिंदु है वो पावर ही रही है। तो ये विशेषताएं सामाजिक विनिमय सिद्धांत की ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है किसी भी। सामाजिक एकीकरण है, सेकंड है विश्वास, तीसरा है विभेदीकरण, चौथा है सामूहिक मूल्य, और पांचवा है शक्ति। इतना पीजीटी के एग्जाम में डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना डिटेलिंग में पीजीटी में नहीं पूछा गया है, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर है एग्ज़ाम है उसमें भले पूछा जा सके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। ऑप्शंस देखते हैं, वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, ब्रिजेस। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पीटर ब्लाउ की कुछ बुक्स याद आ रही हैं, जैसे कि एक बुक का नाम था द डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, द डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, ठीक है, ये याद रखिएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। एंड नेक्स्ट जो बुक है द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द अमेरिकन
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पीटर ब्लाउ की, इन्हें याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 250 समाजों का अध्ययन किसने किया और विवाह के जो उद्देश्य हैं वो किसने बताए, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, ब्रजेस हैं। तो यहाँ पर मर्डॉक ने, ठीक है, अपनी बुक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बात की थी और 250 समाजों का अध्ययन किया था, और उन्होंने विवाह नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, पेपर में विवाह पूछा गया है, परिवार की बात हुई थी। परिवार को उन्होंने सार्वभौमिक संस्था बताया था और कहा था कि हर समाज में, जो उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा सभी समाजों में परिवार का कोई ना कोई स्वरूप उन्हें ज़रूर देखने को मिला है, और उन्होंने नाभिकीय परिवार, मर्डॉक ने न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार को स्वीकार किया कि ये समाज में परिवार देखने को मिला है। तो और नाभिकीय परिवार के बारे में इनका क्या कहना था कि जो नाभिकीय परिवार है वो एक सार्वभौमिक मानवीय सामाजिक समूह है। नाभिकीय परिवार एक सार्वभौमिक मानवीय सामाजिक समूह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फैमिली के उद्देश्य बताते हैं वे, ठीक है। अब फैमिली के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला जो इन्होंने बताया सेक्सुअल बताया, सेकंड में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, थर्ड में इकोनॉमी की बात करते हैं, लास्ट एजुकेशन की बात करते हैं। ये 4 उद्देश्य बताए हैं इन्होंने परिवार के, ठीक है। तो मर्डॉक है यहाँ पर, विवाह नहीं होगा, परिवार होगा। एंड ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, जो हुए हैं ना पीजीटी के, वही PYQ हुई तो सॉल्व कराया जा रहा है आप लोगों को, तो उनमें इस तरीके से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, परिवार के बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है। ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टायलर। तो यहाँ पर बताइए, इस तरीके से कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। प्रैक्टिस सेट में बताया गया था, विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु समझौता किसने कहा था, तो मेलानोव्स्की हो जाएगा, ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं, ठीक है। जादू के इन्होंने प्रकार बताए थे, वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। जो वाइट मैजिक था, सफ़ेद जादू, ये दूसरों के कल्याण के लिए था। काला जादू दूसरों को कष्ट पहुँचाने, हानि पहुँचाने के लिए किया जाता था, ठीक है। संस्कृति की बात की थी, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या साधन है, और इसका जो निर्माण है या विकास है व्यक्ति ने ही किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसका मतलब किसका, संस्कृति का, कल्चर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज सेमेल का समूह का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो इनमें से किस पर आधारित है। शारीरिक समीपता, सदस्यता की प्रकृति, सामाजिक संबंध या फिर समूह का आकार। अब बताइए, अब जॉर्ज सेमेल ने समूह के जो प्रकार हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, एकल समूह, द्विक समूह, त्रिक समूह किसने दिए हैं। तो आप लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपको फोल्डर मिलेगा, सभी वीडियोस को फोल्डर में रख दिया गया है। फोल्डर का नाम जो अभी आप लोगों को बताया गया है, यूपी पीजीटी 2022-23, उसमें मिल जाएगा। ये वीडियो पहले की है काफ़ी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें ग्रुप से रिलेटेड सभी जितने भी टाइप्स समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, सभी को वहाँ पर बताया गया है। तो ये सेमेल ने बताया, इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आधार क्या था, वर्गीकरण का, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर समूह का आकार, ठीक है, समूह का आकार है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, जिन समूह की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। यानी समूह का नेचर कैसा है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, और उद्देश्यों को पूरा करने के बाद वो क्या हो रहे हैं, वैसे समूह टूट रहे हैं, विघटित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह या फिर प्राथमिक समूह। तो बताइए यहाँ पर आपके अनुसार क्या होगा यहाँ पर सही। तो ये हितों के प्रति चेतन समूह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या फिर उपयुक्त सभी।
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। इस टॉपिक को आपको प्लेलिस्ट में इसका फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका था? कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, नेट के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, किंग्सले डेविस होगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, यहाँ पर विल्बर्ट मूर नहीं है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर दोनों का ही है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब किस बुक में, ठीक है, बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, किस बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है, ये थ्योरी दी हुई है। तो बुक का नाम क्या है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये इनकी बुक है, और ये बुक कब आती है, 1945 में, ठीक है, 1945 में ये बुक आती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत था, जिसे किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया था, इसकी आलोचना किसने की थी? जो आलोचक थे, जिन्होंने आलोचना की थी इनके सिद्धांत की, उसका नाम बताना है किसने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिक हीनता या फिर बौद्धिक उच्चता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शारीरिक विशेषता। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण व सीखना है जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? ऑप्शंस है मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। PYQ जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आप लोगों का सिलेबस वाइज क्लासेस होंगी। एंड इधर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आई थी, उसको छोड़ के, ठीक है, चूँकि वो इधर ही आई थी तो उनमें सब क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए, तो उनको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, सोशल प्रोसेस हो जाएगा, सोशल मोबिलिटी हो जाएगा, सोशल कंट्रोल, ये सभी इधर कराए गए हैं, सुसाइड, ये सब इधर ही करवाए गए अभी जल्द ही। तो इनको छोड़कर जो बचे हुए हैं उनको कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या फिर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जो सामाजिक संरचना या समाज की संरचना में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को या फिर इनमें से तीनों पक्षों को। तो क्या होगा यहाँ पर, मुख्य रूप से समाज की किस पक्ष को प्रभावित करता है सामाजिक परिवर्तन? तो सामाजिक संरचना को। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किस में देखने को मिलता है? किस में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ? ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में या फिर स्मृतियों में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। वेबलन को क्या कहा जाता था? कौन सा निर्धारणवादी? याद आ रहा होगा आप लोगों को, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और विलासी वर्ग का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है? संचित, प्रारब्ध, क्रियमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा बताइए, ट्राई करिए। प्रारब्ध कर्म बोला जाएगा इसे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म हम किसे कहेंगे? जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कर चुका है। ठीक है, अब उन पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में से उन कर्मों का फल जिसे व्यक्ति इस जीवन में भोग रहा है, ठीक है, सामना कर रहा है उन कर्मों के फलों का, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो क्रियमान कर्म है, जो मनुष्य इस जीवन में कर्म कर रहा है, उसको हम क्रियमान कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ट्राई करिए। ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।